मराठी में बात करूं या हिंदी में? लेकिन मराठी भी समझ में आती है ना? सगळे मुंबईकर आहेत ना? आपण एक मोठी लढाई लढायला चाललेलो आहोत. माईकचा आवाज येतोय संपूर्ण पाठपर्यंत? आ रही आवाज? आ रही की नहीं? नहीं आ रही है. येतोय आवाज? हाँ ठीक है. जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, जैसे नसीम भाई आपने कहा, ये उद्धव ठाकरे की लड़ाई नहीं है, ना ही किसी पार्टी या नेता की लड़ाई. ये तो आप सबकी लड़ाई है, आपके भविष्य की लड़ाई है, अपने देश की लड़ाई है, अपने देश के आजादी की लड़ाई है, अपने देश के प्रजातंत्र की लड़ाई है. और इसलिए मैं कहता हूं, सिर्फ हम लड़ने नहीं जा रहे, ये तो लड़ाई हमें जीतनी ही होगी. जीत के साथ मैदान में उतरना होगा. मी मैदानात उतरलेलो आहेच. पूरा महाराष्ट्र घूम रहा हूं और कहीं भी मुझे ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है कि लोग निराश होकर बने. लोग तो इंतजार कर रहे हैं, कभी हमें मौका मिल रहा है. और जब मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, तो आपने क्या नारा दिया? अब की बार भाजपा तड़ी पार. आज तक ऐसा चुनाव कभी हुआ मुझे नहीं लगता. जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी मोदी जी बात कर रहे हैं, भाषा मोदी जी मेरे देश के प्रधानमंत्री जी के मुंह में शोभा नहीं देती है. अपने मोदी जी गए थे ओडिशा और वो भाषण घूम रहा है. वहां के जो मुख्यमंत्री है नवीन बाबू, काफी सालों से हैं, काफी लोकप्रिय हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो मोदी जी ने उनको चुनौती दी, नवीन बाबू मैं आपको चुनौती देता हूं. और पहली बार मेरे समझ में बात आ गई. मैं मुख्यमंत्री था, लेकिन हर एक जिल्ह्याला सुद्धा राजधानी असते, ये पहली बार मुझे नहीं मालूम था. तो उन्होंने चुनौती दी, नवीन बाबू आप खड़े रहिए और बिना कागज के आपके उड़ीसा में जितने सारे जिला है उनकी कैपिटल बताइए, कैपिटल बताइए. तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी, मैं आपको चुनौती नहीं देना चाहता क्योंकि आप तो विश्वगुरु हैं, हम तो सादे आदमी हैं. आपको मैं चुनौती देता हूं, ये कहना गलत होगा, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि मोदी जी, आपने नवीन बाबू को कहा कि बिना पेपर लिए हुए आप खड़े हो जाओ, तो मैं तो कहता हूं आप पेपर लिए खड़े हो जाओ. और 2014 में 2019 में जो आपने जुमला पत्र पूरे देश को दिया था, उनमें से कितने वादे आपने पूरे किए वो जनता को बताओ. चलो हो जाने दो, होने दो, हम तैयार हैं. और मैं चुनौती आपको आसान देता हूं, हाथ में कागज ले लो. क्योंकि इस सरकार को मैं तो मोदी सरकार नहीं कहता हूं, क्या कहता हूं? गजनी सरकार. गजनी फिल्म देखी थी आपने? न, मैं फिल्म देखना भूल गया. लेकिन कहते हैं कि उसमें जो कैरेक्टर था वो कभी उसमें उसको स्मृति आती थी, कभी विस्मृति में चला जाता था. तो वैसे गजनी सरकार है. 2014 में जो कुछ कहा था 2019 में याद नहीं रहा, 2019 में जो कहा था 2024 में ही नहीं याद रहा है. और अब आप देखते होंगे हर दिन अखबार में जो उनके एडवर्टाइजमेंट छपते हैं, पता ही नहीं चलता है 2014 की बात आज क्यों कह रहे हैं. सबको हम रोजगार देंगे, दिया किसको? यहां हर व्यक्ति को हम घर दे देंगे. कितने लोगों को घर मिला बताओ? और इन्हीं का मैं ना आवाज येतोय ना रे, आम्हा कशाला हातात पकडू राहू. नहीं पीछे भी आ रहे हैं ना आवाज? हाँ आ रही है तो हाथ ऊपर करो. हाँ बस.
तो कितने लोगों को आपने नौकरी दी नहीं पता। और पुराने आपके जो भाषण है वो निकालिए ना सोशल मीडिया पर। आपकी जो सोशल मीडिया टीम है जो ट्रोलिंग करती है, ये करती है, वो कहती है, उनको ही कहो कि आपके पास पूरा खजाना है आपके भाषण का। और एक भाषण मुझे आज भी याद है, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने पूछा, भाई और बहनों आप बताओ गैस की कीमत नीचे गई कि ऊपर गई, डीजल की कीमत नीचे गई कि ऊपर गई, पेट्रोल की कीमत नीचे गई कि ऊपर गई। तो गैस डीजल पेट्रोल मतलब जीडीपी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। और फिर उन्होंने कहा कि जब आप मतदान के लिए जाओगे, तो खास कर महिलाओं को कहा उन्होंने कि आप मतदान के लिए जाते वक्त घर में जो सिलेंडर है गैस का उसको नमस्कार करके जाइए। मोदी जी, आपका नारा तो हवा में गया 400 पार, लेकिन उस वक्त जो गैस सिलेंडर की कीमत थी 400, अब कितने पार हो गए, 1000 के ऊपर। अरे बीच में जो लहसुन खाते हैं हम लोग, गार्लिक, वो 400 पार गया था और मोदी जी ने नारा दिया 400 पार, तो बेचारा शर्मा गया और नीचे आ गया। तो किसके साथ बराबरी करूं, इनके साथ, ये जुमलेबाज के साथ? ये नहीं हो सकता। अनिल देसाई जी संबोधित कर रहे थे, मुझे लगा पल भर के लिए मैं ही उम्मीदवार हूं क्योंकि मेरी तारीफ करते जा रहे थे, लेकिन अनिल के लिए मैं आया हूं और मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपको आपका सांसद कैसा चाहिए, गद्दार चाहिए कि खुददार चाहिए? एक स्वच्छ प्रतिमेचा पाहिजे, चारित्र्यवान चाहिए कि दूसरा कैसा है आपको पता है? इसके व्यक्तिमत्व के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। शुद्ध चरित्राचा आणि चारित्र्याचा उमेदवार दिलेला है। कैसी बात करता है वो भी आपने देखी है। और मैं चाहता हूं कि अनिल देसाई यहां से सांसद बनकर दिल्ली जाए, आपके भविष्य के लिए जाए। जो भी आपकी समस्या है, मैं तो मुझे लगता है शायद पहली बार आपके यहां आया हूं, क्योंकि एक बीच में दीवार थी अपने, हम तो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे। अब आपको भी पता चला होगा। एक सवाल मैं आपको पूछता हूं, क्या मैंने हिंदुत्व छोड़ा है? लेकिन मेरा हिंदुत्व आपको मंजूर है या नहीं है? मेरा हिंदुत्व और भाजपा के हिंदुत्व में फर्क है या नहीं है? मैं भी जय श्री राम कहता हूं, लेकिन मेरा जो हिंदुत्व है वो हृदय में राम और हर एक हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है। हमारा जो हिंदुत्व है वो घर का चूल्हा जलाने वाला, रोजी रोटी देने वाला हिंदुत्व है, घर जलाने वाला हिंदुत्व नहीं है। वो हिंदुत्व मुझे मंजूर नहीं है। आज ही कुछ पत्रकार मुझे मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि उद्धव जी, हर वक्त जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो मोदी जी भारत पाकिस्तान क्यों कहते हैं? मैंने कहा पता नहीं, शायद मोदी जी गए थे नवाज शरीफ जी का केक खाने के लिए, तो उनको ऐसे लगता होगा कि हर चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा अगर हम उठाएं तो चुनाव में हमें केक वॉक मिलेगा, सीधा जाएंगे हम पाकिस्तान। अब ये नौटंकी बहुत होगी, हिंदू मुस्लिम। प्रधानमंत्री जी, आप जो कहते हैं, क्या देश की समस्या के ऊपर आपने कितने बार भाषण में उल्लेख किया है? आपने कभी सुना? क्या कहते हैं? कौन मटन खाता है, कौन मच्छी खाता है, किसको कितने बच्चे हैं? ये क्या प्रधानमंत्री का काम है? और इसलिए मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, आपकी जो पार्टी है भाजपा, उसको राजनीति में संतान नहीं होती तो मेरा क्या गुनाह है? आपको हमारे बच्चे लेने पड़ते हैं गोद में, हमें कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास चाहे जितने लेके जाओ, जितने गद्दार लेके जाओ, कम पड़ते हैं और मैं देता हूं, लेकिन आप कोई गद्दार नहीं है मेरे पास। जरूरत आपको है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ऐसे कुछ नहीं है कि शिवसेना में पहली बार टूट आई है, किसी ने तोड़ने की कोशिश की, कई बार तोड़ा, लेकिन जब भी शिवसेना पर आपत्ति आई तो शिवसेना 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं,
कई गुना, लाखों से भी ज्यादा ज्यादा शक्तिमान हुई है। और खास कर आज मैं यहां आया हूं तो मुंबई की समस्या और इसी चुनाव क्षेत्र में धारावी भी आती है। आपकी भी झुग्गी झोपड़ियां बहुत कुछ है, यहां बहुत सारी है। भाजपा के जो एक उम्मीदवार है, प्रत्याशी है बोरीवली से, क्या नाम है उनका, पीयूष गोयल, वो हमारे फिशरमन्स कॉलनी में गए, कोळीवाड्यात गेले, नाकाला रुमाल लावून गेले। या ऐसा सांसद जाएगा और आपकी समस्या वहां कुछ बोलेगा उसके ऊपर? लेकिन एक बात आप जरूर उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जो पीयूष जी ने कहा कि भाजपा मुंबई झुग्गी झोपड़ी मुक्त करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे जो उन्होंने कहा कि सब जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं हम भेज देंगे, कहां, सॉल्ट पैन में, आपको मंजूर है क्या? शिवसेना प्रमुख जी ने भी एक योजना बनाई थी जिसके ऊपर काम हुआ भी है, चल भी रहा है, जहां झुग्गी झोपड़ी का घर होना चाहिए। धारावी के जो लोग हैं उनको लेके जा रहे हैं सॉल्ट पैन मुलुंड में, और वो जो के जेब में डाल रहे अडानी, धारावी अडानी कड़े, पूरा टीडीआर निकला है, उन्होंने पूरी मुंबई अडानी के मुंह में डाल रहे हैं। बांद्रा रेक्लेमेशन में जो एमएसआरडीसी का ऑफिस है वो भी जमीन अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, धारावी अडानी को, सब अडानी को। और यहां के जितने सारे उद्योग थे वो कहां लेके गए, गुजरात। और मोदी जी आप मतलब क्या एक 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 एक, एक कहां से आपको ये कोण तुम्हाला विनोद सुचवतो मला माहिती नाही। मोदी जी स्वतःच बोलले अडानी आणि अंबानींबद्दल। तो फिर मैंने कहा कि इतना आपको उसको उनके ऊपर गुस्सा है। अडानी और अंबानी ने राहुल गांधी जी को कितने ट्रक भर भर के माल दिया है। अरे आप तो टेम्पो भर के, तो आपके हाथ में पूरे देश की सत्ता है ना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई है। वो क्या ठेले पे बैठे थे उस वक्त जब टेम्पो भरकर माल जा रहा था राहुल गांधी जी के घर पर? तो आपके जो ईडी वाले वगैरह थे वो क्या कर रहे थे? क्या चूना लगा रहे थे? हाँ, कि ठेले पे बैठे थे चकना लेके? क्या कर रहे थे वो? लेकिन एक बात ध्यान में रखो, मोदी जी ने बात कही, मतलब उन्होंने जाहिर कर दिया, उन्होंने जो नोटबंदी की थी, क्यों की थी? काला धन नष्ट करने के लिए। काला धन नष्ट करने के लिए आपने जो नोटबंदी की थी, उसके बावजूद अगर ये लोग काला धन राहुल गांधी जी को दे रहे हैं, मतलब आपकी नोटबंदी नाकामयाब हुई है, नाकामयाब हुई है। और अब उनकी आंख है मुंबई के ऊपर, खुलेआम मुंबई को लूट रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री था, महाविकास आघाड़ी, सब नसीम भाई और राष्ट्रवादी और कांग्रेस सारे लोग मेरे साथ थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी मुंबई की ओर तिरछी नजर करके देखने के लिए, ना महाराष्ट्र की ओर। और मैंने तो आपको वचन दिया है, अपनी सरकार तो जरूर आएगी, इंडिया आघाड़ी की सरकार जरूर आएगी। और जैसे वहां दिल्ली में अपना प्रधानमंत्री बैठेगा, मैं आपको वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं, जितना लूटा हुआ मुंबई और महाराष्ट्र का वैभव है, मैं वापस मुंबई और महाराष्ट्र को दे दूंगा। आपके आंखों के सामने आपकी रोजी रोटी छीन कर वो लेके जा रहे हैं। मेरी गुजरात से कोई दुश्मनी नहीं है, गुजरात भी मेरा है। मुंबई में कई सालों से बहुत सारे गुजराती परिवार रहते आए हैं। जैसे दूध में शक्कर मिलाते हैं, वैसे वो हम मिलजुल कर रहे हैं। मोदी जी, आप हमारे बीच में नमक क्यों छिड़क रहे हैं? बताओ, आप क्यों नमक छिड़क रहे हो? क्या किसने आपको शिकायत की थी? आप ही ने तो कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार, रोजी रोटी के लिए मैं पूरे देश में उपलब्ध करा दूंगा। क्या हुआ उस वादे का? अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन कहां है? किसके आए अच्छे दिन? अडानी अंबानी के तो आए, लेकिन जो और एक वादा उन्होंने किया था, हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए। मुझे एक आदमी अगर हाथ उठाकर कहेगा तो मेरा भाषण में ही रोककर घर चला जाऊंगा। आप बताओ, आपके किसी के अकाउंट में अगर 15 लाख आए होंगे तो हाथ उठाकर कहो, मैं मेरा भाषण बंद करूंगा और मोदी जी को कहूंगा कि चलो और जाओ आगे।
15 लाख दिए, अभी 30 लाख दे दो। किसी के अकाउंट में 15 लाख आए तो नहीं, लेकिन भाजपा के अकाउंट में 10,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपया कैसे आए, कहां से आए? चंदा दो और धंधा लो, चंदा दो और धंधा लो। यहां गरीब लोग आपके पास जब काम मांगते हैं, आज ही मेरा एक इंटरव्यू आया है, सामना में आया है, चैनल में भी आया है, मराठी में है, तो मैंने यही कहा कि जब भी चुनाव आता है तो मोदी जी कहते हैं राम 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 राम, और जब चुन कर आते हैं और कोई उनके पास जाता है तो कहते मरा 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 मरा। यही इनकी नीति है। मुंबई के लिए आपने क्या किया, महाराष्ट्र के लिए क्या किया, और अब सुना है कि आने वाले कुछ दिनों में मुंबई में वो रोड शो करने जा रहे हैं। मोदी जी, मेरी विनती है आपको कि इस रोड पर रोड शो करके दिखाओ, इस रोड पर करो, देखो लोग कैसे रहते हैं। मन की बात आपने की, लेकिन जन की बात कौन सुनेगा? जन की बात देखो आप, जन में आपको जो वोट करते हैं, मतदाता हैं आपके, क्या स्थिति में रहते हैं? क्या इंसान नहीं है? मैं जब मुख्यमंत्री था, आप मुझे बताओ कि कभी मैंने आपके बीच में भेद किया? कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, सब जब मैं उस कुर्सी पे बैठा तो संविधान की शपथ लेके बैठा था, मोदी जी जैसे आप बैठे हैं, कि मैं किसी के साथ भेद नहीं करूंगा। कोरोना का संकट आया था, पूरे विश्व में एक संकट, आपत्ति थी, और एक बात का मुझे समाधान जरूर है, गर्व की बात नहीं, समाधान है, समाधानाची गोष्ट है। कहते हैं कि चाइना में 15 दिन में फील्ड हॉस्पिटल उन्होंने खड़ा करके दिखाया था। मैंने मेरे महाराष्ट्र में, मेरे मुंबई की जनता के लिए 17 दिन में बीकेसी में फील्ड हॉस्पिटल खड़ा करके दिखाया था। धारावी में बहुत बड़ा संकट आया था, सब लोग परेशान थे, दिल्ली से फोन आते थे मुझे, उद्धव जी क्या कुछ तो करो, कुछ तो करो। क्या करूं? नहीं ऐसा करो, वैसा करो। नहीं, ठीक, शांत रहो पहले, आप आपका काम करो, गो करो ना गो, थाली बजाओ, दिया जलाओ, कूदो, इससे नहीं कोरोना गया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी जी, जब आप पूरे देश को खाली थाली बजाने के लिए कह रहे थे, उसी वक्त मैं मेरे लोगों को 10 रुपए में शिव भोजन दे रहा था, भरी हुई थाली दे रहा था, दी मैंने। और यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से भी होंगे, यूपी से होंगे, बिहार से होंगे, आए हैं यहाँ, यूपी बिहार के लोग हैं, है ना? तो यूपी में क्या हालत थी? यूपी में गंगा, माँ गंगा जिसको हम कहते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, उस गंगा में कैसे लाशें बह रही थी। गुजरात में कैसे सारी चिता, जैसे सार्वजनिक चिता पेटल्या होत्या, मैदानामध्ये सार्वजनिक चिता पेटवल्या होत्या। महाराष्ट्र में ऐसा कुछ हुआ? होने दिया मैंने? तो मेरा गुनाह क्या है? मोदी जी, आपकी मर्जी। 14 और 19 में मेरा पाप था वो, अभी मुझे ऐसे लगता है, अभी वो महसूस हो रहा है मुझे कि मैंने अरे कुछ तो किया, पाप किया। आप ही ने मुझे कहा उद्धव जी आपको आना होगा। क्यों आना होगा? नहीं, वो राष्ट्रपति जी के यहाँ 14 में गया, ठीक है, 19 में फिर वही बात, अमित शाह जी फोन करते थे, अरे उद्धव जी कल आपको आना है अहमदाबाद, इलेक्शन का फॉर्म पर्चा भरने जा रहा हूं। चलो आता हूं। उद्धव जी आपको अभी वाराणसी आना है। क्यों? नहीं, मोदी जी जा रहे हैं वहां फॉर्म भरने के लिए। गया, फिर जीतने के बाद, अरे उद्धव जी आपको आना है। क्यों? नहीं, अपने महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ मोदी जी के लिए सिग्नेचर चाहिए। तो मोदी जी आपके लिए मैं वाराणसी आया, अमित शाह जी आपके लिए मैं अहमदाबाद आया, मोदी जी आपके लिए मैं 2 बार दिल्ली में आया और सिग्नेचर किया कि प्रधानमंत्री पद के लिए हमारे सबकी ओर से नरेंद्र मोदी जी हमारे उम्मीदवार है। तब आपको पता नहीं था मैं किसकी संतान हूं? अमित शाह जी आप आए थे मेरे घर, मेरे पिताजी के रूम में, जिसको हम मंदिर मानते हैं, वहां आप नाक रगड़ कर गए थे। उस वक्त पता नहीं था किसका घर है। जब हम आपके साथ थे तब सब अच्छा था, लेकिन मोदी जी, जो मैंने कहा आपको शोभा नहीं देता, आप मेरे माता और पिता का अपमान करते हो, मुझे नकली संतान बताते हो। अरे हाँ ठीक है,
यहां मुस्लिम इलाका है, मैं बाला साहब का बेटा हूं, लेकिन इनको पूछो मैं असली हूं या नकली हूं। हम तो लड़ने वाले लोग थे ना आपस में। मेरा विरोध अब कोई मुस्लिम समाज नहीं कर रहा है, जिनको मैंने समर्थन दिया था वो मोदी जी कर रहे हैं, वो मुझे दुख है। आप हमारे बीच में भेद कर रहे हैं, महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, मेरे माता पिता का अपमान कर रहे हैं, और कुछ भी बकते चले जा रहे हैं, जुमले पे जुमला। संविधान बदली करने के लिए आपको बहुमत चाहिए क्या? और संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? उसके पीछे भी महाराष्ट्र के प्रति उनके मन में जो द्वेष है, एक जहर है, वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि संविधान किसने लिखा? महाराष्ट्र के एक सुपुत्र, महामानव, जिसको हम कहते हैं हमारा दैवत। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज एक दैवत है, वैसे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर दूसरा दैवत है, जो महाराष्ट्र ने पूरे देश को दिया हुआ है। लेकिन एक गरीब परिवार में, दलित परिवार में जिसने जन्म लिया, वो उनको हजम नहीं हो रहा है। अरे एक दलित परिवार में पैदा हुआ एक बेटा, एक इंसान मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कैसे हो सकता है? यही उनका पेट दर्द है। पेट में दर्द इसीलिए है कि ये दलित परिवार का बेटा, और वही मानसिकता जिसको मैं गोमूत्रधारी कहता हूं, बुरसट ले ली गोमूत्रधारी मानसिकता, जिसके खिलाफ मेरे दादा प्रबोधनकार ठाकरे और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने एक संघर्ष किया था, वही मानसिकता आज दोबारा उस संविधान को बदलना चाहती है। क्यों? क्योंकि एक दलित के बेटे ने देश का संविधान लिखा, ऐसे कैसे हम मान सकते हैं? अरे उसी संविधान ने तो देश चलते आ रहा है, और उसी संविधान पर आगे भी कई साल भाजपा रहे ना रहे, भाजपा तो इस चुनाव में कहां जाएगा पता नहीं, लेकिन संविधान हमारे देश का आगे कई हजारों लाखों साल तक चलेगा, यही संविधान चलेगा। ये कोई ऐसी किताब नहीं है कि जैसे पढ़ने के बाद फेंक दिया, रद्दी मरे फेकून दिला, असं काही ते पुस्तक नहीं है। बाबा साहब आंबेडकर ने पूरा सोच समझ कर वो संविधान दिया है, और वही संविधान आपको हजम नहीं हो रहा है क्योंकि आप तानाशाह बनना चाहते हो। हम तानाशाह को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सारे जो लोग हैं इस देश के नागरिक है, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा देशभक्त भाई और बहनों, देशभक्त भाई और बहनों, मोदी जी आप कितनी भी कोशिश करो, इस बार आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला। कितनी भी कोशिश करो। 10 साल पूरे देश ने और खासकर कर महाराष्ट्र ने आपको 40 से भी ज्यादा सांसद दिए, 40 से ज्यादा सांसद एक राज्य से मिले। आपने आशीर्वाद मांगा, महाराष्ट्र ने दिया, और महाराष्ट्र ने क्या मांगा और आपने क्या दिया? जब मैं मराठवाड़ा में घूम रहा था, विदर्भ में घूम रहा था, वहां के काश्तकार जो है, किसान जो है, आक्रोश कर रहे हैं कि देखो उद्धव जी, अभी तो आप आज की स्थिति में मराठवाड़ा में पीने के पानी की समस्या है। आज कौन बोल रहा है? कोई जा रहे हैं वहां? मोदी जी जा रहे हैं? हमारे गद्दार जो है बैठे वहां पर, वो जाकर बैठ रहे हैं। इनको तो अपनी पड़ी है, बस तुम्ही जगा किंवा मरा पण मला पंतप्रधान करा, ये इनकी नीति है। और ऐसे सब महाराष्ट्र को लूटने वाले, मुंबई को लूटने वाले मोदी जी और उनके साथी फिर से एक बार आपके पास वोट मांगने आए हैं। अरे मुंबई का सपना मैंने देखा है, जैसे वो कोस्टल रोड दिया, हाँ वो हमारा शिवसेना का सपना था, जिसको पूरा करने के बाद आपने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन पूरी दुनिया जानती है वो किसने किया है। और जैसे हमने कोस्टल रोड बनाया, उसी तरीके से नसीम भाई, त्यावेळेला मी म्हणजे 14 साली केंद्र सरकार को मैंने एक प्रस्ताव दिया था। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि मुंबई को 2 किनारे, एक पूर्व आहे आणि एक पश्चिम आहे। पूर्व किनारा जो आहे तिकडे सगळं डॉकयार्ड आहे, नेव्ही आहे, गोरी बंदर वगैरह वगैरह सगळं आहे, जंकयार्ड है। तो मैंने कहा था, गडकरी जी को दिया था और कहा था कि यहाँ जो अब नहीं चाहिए वो आप लेके जाओ, बाहर लेके जाओ, लेके जाओ, जो काय त्याला म्हणतात दारूखाना वगैरह लेके जाओ, गुजरात लेके जाना चाहते ना वो लेके जाओ गुजरात के लिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुंबई के लिए एक अच्छी जगह हम बनाना चाहते हैं, एक सुंदर चांगला समुद्र किनारा। क्या है, अब परिवार को लेके कहां जाएंगे बताओ? कहां जाते आप घूमने के लिए? है कोई ऐसी जगह? एक तो आम्ही झू बनवला, जिजामाता उद्यान, त्याच्यामध्ये पेंग्विन आणले,
काय आणि मोठं काऊर उठवलं, पेंग्विन पेंग्विन पेंग्विन। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, उसी पेंग्विन के कारण वहां हजारों लाखों टूरिस्ट और मुंबईकर भी वहां जाते हैं अपने परिवार को लेके। ये हमारा काम है। और अब वहां पेंग्विन को बच्चे होने लगे हैं, तो यूपी और गुजरात सब मांगने लगे, हमें दे दो पेंग्विन, हमें दे दो पेंग्विन। फिर वही बात, बच्चा दूसरे का, हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो। अरे ना आपके पास कोई सोच है, ना आपके पास कोई विचार है, सब रेडीमेड चाहिए उनको, रेडीमेड। और जितने लोगों ने उनको आपत्ति में मदद की, सबको वो खत्म करने के लिए निकले। जो मैं पूछ रहा था आपको कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था, क्या अपराध किया था? 2014 में आज मैं जैसा हूं वैसा ही था, लेकिन मोदी जी वहां प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 2-3 महीने में जो चुनाव हुए विधानसभा के, एकनाथ खड़से को कहा कि आप उद्धव जी को फोन करो और कहो गठबंधन हमने तोड़ दिया है। क्या कारण था, क्या वजह थी? आपने जो मुझे वचन दिया था वो तोड़ा, क्यों तोड़ा? तो ऐसे एक तो जुमलेबाज लोगों को अब दोबारा 3 बार, 2 बार तो हो गया, 2 बार, तीसरी बार नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं कहने के लिए आपको आया हूं, और मुझे पक्का विश्वास है, एक आज तक कई सारे मुख्यमंत्री हुए, आगे भी होंगे, लेकिन जो सौभाग्य मुझे मिला है, आप सारे लोग मुझे अपना परिवार का एक हिस्सा मानते हैं, पूरा महाराष्ट्र हिस्सा मानता है मुझे। मैं टीवी पे आता था, डिमोनेटाइजेशन के लिए नहीं आया था मैं, कुछ ऐसी डरावनी बात करने के लिए नहीं आया था मैं, लेकिन उस वक्त जो भी मैंने कहा वो मेरी बात आपने मानी। और अनिल जी, आपने जो बात कही कि पूरे देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री मेरा नाम आता था, वो मेरा नाम नहीं था, आप लोगों का सहयोग था, इसलिए मेरा नाम आता था। और उस वक्त जो मेरी एक चिंता थी, एक अपनेपन से जो मैं आपसे बात कहता था, विनती करता था कि आप मुंह पे मास्क लगाओ, घर बैठकर काम करो, ऑफिस में मत जाओ, दुकान बंद करो, तो आपने बात मानी। तो उसी प्यार से, अपनेपन से आप कह रहा हूं कि कृपा कर इस बार गलती मत करो। इस बार अगर गलती की तो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, आपके भविष्य, जो अगली पीढ़ी है वो आपको कहेगी, अरे मैं तो छोटा था, मैं तो छोटी थी, चुनाव लड़ने के लिए या मतदान करने का अधिकार मुझे नहीं था, लेकिन आपको तो था ना, मेरा देश आजाद था, आपने क्यों हमें गुलाम बनाया? क्या जवाब देंगे आप? क्या उत्तर है आपके पास? है कोई उत्तर? और इसलिए मैं उसी अपनेपन से कहता हूं कि अब की बार भाजपा तड़ीपार, मतलब इतना तड़ीपार करो कि दोबारा इस देश में भाजपा का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होना चाहिए। और एक बात का ख्याल रखो, एक बात का ख्याल रखो, मराठीमध्ये मी बोलतो, हा भेकड जनता पक्ष है, मतलब डरने वाला है, इनमें हिम्मत नहीं है। अरे हिम्मत है तो ऐसा आ जाओ ना, आमने सामने हम हैं, आप आ जाओ। लेकिन ये सब चुरा कर रहे हैं। जो एक गाना था ना, चुरा के दिल मेरा, वैसे इनका है चुरा के धनुष्यबाण मेरा। हाँ, तो ये चोरों को वोट नहीं देना। अपना सिंबल क्या है? कळलंय सगळ्यांना? मशाल। आणि उमेदवार कोण? अनिल देसाई। एक अनिल पुढे, अनिलला मी अरे तुरे बोलतो कारण खूप जुना शिवसैनिक आहे, कडवट निष्ठावान शिवसैनिक आहे, बाळासाहेबांचा, शिवसेना प्रमुखांचा शिवसैनिक आहे, स्वच्छ चारित्र्याचा, स्वच्छ चरित्र असलेला, अंगावरती कोणताही डाग नसलेला, कोणतीही भानगडी नाहीत। हा, थोडं पुढे या, कोणत्याही भानगडी नाहीत, आणि खासदार म्हणून त्यांनी उत्तम काम केलेलं आहे, म्हणून तुम्हाला एक तुमच्या हक्काचा निष्ठावान शिवसैनिक खासदार बनवण्यासाठी म्हणून दिलेला आहे अनिल देसाई आणि मशाल। एवढी मतं पडली पाहिजेत की विजय झाला पाहिजे विशाल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।